इसी श्रृंखला में अगला बिंदु जो है वो है विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान। विश्व शांति में संयुक्त राष्ट्र संघ का योगदान, और ये बिंदु इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यही तो संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य भी है, विश्व की शांति को बनाए रखना। 1919 में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना होती है और वो अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है और फिर वह 6 लंबे वर्ष तक चलता है और बड़ा भयावह युद्ध होता है। जब युद्ध चल रहा है उसी दौरान एक और अंतर्राष्ट्रीय संस्था की, जिसकी ज़्यादा पकड़ हो अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, जो अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में ज़्यादा सक्षम हो, ऐसी संस्था की दरकार ज़रूरत महसूस होती है। और जैसा मैंने पूर्व में बताया 1939 से ही, यानी विश्व युद्ध चलते चलते ही उसी दौरान उसी काल में विश्व शांति के भी प्रयास शुरू हो जाते हैं। विश्व युद्ध को समाप्त करने के प्रयास तो चले ही रहे थे, लेकिन उसके बाद के विश्व को, विश्व युद्ध के बाद के विश्व को शांतिपूर्वक बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए लीग ऑफ नेशंस के आधार पर एक संस्था की जरूरत महसूस की जा रही थी। और इसी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर 1945 में लीग ऑफ नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ का जन्म होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ को ज़्यादा कारगर बनाने का प्रयास इस काल में होता है। ये सुनिश्चित करने की कोशिश होती है कि संयुक्त राष्ट्र संघ एक जीवंत संस्था ही न रहे बल्कि एक सक्षम संस्था रहे। इतने वर्षों में, गत 70 वर्षों के काल में, इसकी स्थापना के बाद से इसने सामाजिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में मैत्रीपूर्ण भावनाओं को बढ़ाने में, विश्व को एक ग्लोबल विलेज बनाने में, कोऑपरेशन के मामले में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अहम योगदान किया है। इसी का परिणाम है कि आज विश्व के विभिन्न देशों के बीच में बेहतर सामंजस्य है, बेहतर समझ है। संचार माध्यमों ने जहां निश्चित रूप से विश्व के विभिन्न देशों को और लोगों को एक दूसरे के निकट लाया है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहीं दूसरी ओर ये सुनिश्चित किया है कि ये निकटता, दूरियों की समाप्ति, इसका सकारात्मक उपयोग हो, इसका सकारात्मक परिणाम दिखे। और इस दिशा में संयुक्त राष्ट्र संघ का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इतने वर्षों के प्रयास में बहुत उतार चढ़ाव देखे। अभी तक का काल, जो इसकी स्थापना के बाद का काल है, उसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से। पहला, शीत युद्ध का काल, यानी विश्व युद्ध समाप्त हुआ नहीं और शीत युद्ध शुरू हो जाता है। और दूसरा काल अमेरिकी वर्चस्व का काल, जो अभी भी जारी है। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ और शीत युद्ध प्रारंभ हो गया, जो लगभग 45 वर्ष तक या 35 वर्ष तक हम मान सकते हैं, 1945 से 1990। इस शीत युद्ध के काल में बहुत सी घटनाएं हुई जिसने विश्व को तीसरे विश्व युद्ध के कगार पर खड़ा कर दिया था। उन घटनाओं में कुछ घटनाओं का विवरण, जो बहुत महत्वपूर्ण है, हमने पिछले अध्यायों में किया है और इच्छुक लोगों को उस अध्यायों को देखना चाहिए समझने के लिए कि इन काल की मुख्य घटनाएं क्या थीं। लेकिन यद्यपि युद्ध की कगार पर खड़े हुए, युद्ध की कगार पर पहुंचे, लेकिन युद्ध नहीं हुआ, विश्व युद्ध नहीं हुआ। क्षेत्रीय युद्ध हुए, लेकिन ये क्षेत्रीय युद्ध फैल नहीं पाए। क्षेत्रीय युद्धों को वहीं समाप्त करने में सफलता मिली
और इसका काफ़ी कुछ श्रेय संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयासों को जाता है या संयुक्त राष्ट्र संघ के बैनर तले हुए प्रयासों को जाता है। तृतीय विश्व युद्ध ना हो पाना ये स्वयं में संयुक्त राष्ट्र संघ की एक बहुत बड़ी सफलता है। अपने इतने लंबे दौर में, जिसमें शीत युद्ध का काल था, दो ध्रुवीय विश्व का काल था, दो महाद्वीपों के, दो महाशक्तियों के बीच की तकरार को संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस तरीके से झेला और किस तरीके से शॉक अब्जॉर्बर का कार्य करते हुए सुनिश्चित किया कि इन दोनों के बीच की तकरार सुरक्षा परिषद में वाक्य युद्ध से आगे न बढ़े। सोवियत संघ के 1990-91 में विघटन के बाद स्थिति थोड़ी और बिगड़ गई, क्योंकि अब अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बच गया और ऐसी स्थिति में अमेरिका संयुक्त राष्ट्र संघ को भी कुछ भी नहीं मानने की स्थिति की जगह पे पहुंच गया। पहले तो ऐसा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर ही इन दो महाशक्तियों के बीच में ही तकरार होती रहती थी, तो एक तरीके से बैलेंस ऑफ पावर भी था। दोनों की शक्ति को चेक करने के लिए एक दूसरे की शक्ति ही काफ़ी थी। लेकिन अब जब सोवियत संघ टूट चुका तो ऐसी स्थिति में अमेरिका का भरसक प्रयास रहा कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ पर भी हावी हो। इसके बावजूद, ऐसी स्थिति से गुजरने के बावजूद संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी भूमिका बखूबी निभाई है। यद्यपि कुछ ऐसे क्षेत्र भी रहे हैं जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की आलोचना भी हुई है, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ कितना सफल, कितना असफल, ये भी एक विवादित मुद्दा रहा है। उसकी असफलता के कारण आदि हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम उसके जो पॉजिटिव्स रहे हैं, सकारात्मक भूमिकाएं जो रही हैं, उसका जो विश्व शांति के लिए योगदान रहा है, उसका हम जिक्र करते हैं। आपको बताया गया पूर्व में कि दो देशों के मध्य या देशों के मध्य यदि युद्ध हो और या युद्ध की स्थिति हो, तो ऐसी स्थिति में शांति बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को सेना भेजने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र संघ को सेना भेजने का अधिकार है। ये ऐसी सेना है जो किसी एक देश की नहीं है, बल्कि संयुक्त सेना है। और ये संयुक्त सेना किसी एक देश के मातहत या किसी एक देश के आदेश पर काम नहीं करती। ये अपने तई बिल्कुल अलग सेना है। ये वैसी सेना है जो किस के आदेश पर काम करती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के आदेश पर काम करती है। ये एक बहुत अहम बात समझने की है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना जो है, वह संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य मेंबरों की सेनाओं का सम्मिश्रण है और ये सेना स्थायी रूप से नहीं है। उदाहरण के लिए, जब किसी क्षेत्र में कुछ तनाव होता है या किसी कारण से सेना भेजने की जरूरत समझी जाती है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद महासभा के अनुमोदन के बाद एक कुछ देशों की कंबाइंड सेना के निर्माण का आदेश देती है। यानी वो कहेगी, कुछ देशों को आदेश देगी कि आप अपने इतने 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 फौजी, इतनी इतनी आर्मी, इतनी हवाई जहाज आदि आदि, टैंक, हथियार उस क्षेत्र के लिए तैयार रखें और एक कंबाइंड फौज जाएगी जिसका जनरल या उसका मुखिया, उसे भी संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद नियुक्त करती है। इन्हीं सेनाओं में से किसी एक सेना के मुखिया को, किसी एक सेना के व्यक्ति को इस कंबाइंड फौज का मुखिया बनाती है
और इस सेना को कहते हैं शांति सेना, संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना या संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को शांति बहाल रखने के लिए, युद्ध रोकने के लिए, युद्ध विराम पर निगरानी रखने के लिए ये संयुक्त सेना भेजने का अधिकार है और इसका बारंबार संयुक्त राष्ट्र संघ को उपयोग करना पड़ा है इस अधिकार का। संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य इसकी अपील पर प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सेनाएं भेज देते हैं और इस सेना को, जैसा मैंने बताया, यूएन पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति सेना, पीस कीपिंग फोर्स कहते हैं। सुरक्षा परिषद कई बार लड़ाई रुकवाता है कुछ क्षेत्र की और वहां युद्ध विराम करवाता है। युद्ध विराम क्या है? युद्ध विराम ऐसी स्थिति है जो सुरक्षा परिषद के आदेश पर संबंधित देशों पर लागू होती है और जिस दिन से युद्ध विराम लागू होता है उस दिन जो देश जहां था, जिस देश की फौज जहां थी, वो वहीं पर रुक जाएगी, उसके आगे युद्ध नहीं होगा, ऐसा आदेश होता है। यानी युद्ध ना लड़ा जाए, जो जहां है वो वहां यथावत रहे। तो युद्ध विराम करवाता है और युद्ध, ऐसी स्थिति में कोई झगड़ा ना हो युद्ध विराम के दौरान, उसे अपनी शांति सेना भेजनी होती है। भारत ने तो बहुत बार ऐसी अपनी शांति सेनाएं भेजी हैं जो हम आगे पढ़ेंगे जब हम भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में योगदान इस विषय पर चर्चा करेंगे, तब हम विस्तार से पढ़ेंगे कि भारत ने कब कब भेजा है। लेकिन आपको ये जानना जरूरी है कि ऐसी शांति सेनाओं को भेजने के अवसर या भेजने की ज़रूरत अनेकों बार पड़ी और संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाओं ने संयुक्त सेना के तहत अपना कार्य बखूबी निपटाया है। कई अवसरों पर विश्व शांति को बनाए रखने में इन शांति सेनाओं ने अहम भूमिका निभाई। यदि हम उन अवसरों को गिने तो इसमें से कुछ अवसर बड़े महत्वपूर्ण हैं, कुछ घटनाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं। और सबसे पहला उसमें आता है पाकिस्तान। 1948 में जब पाकिस्तान ने भारत पर कश्मीर पर आक्रमण किया था तो उसके एक हिस्से पर कब्जा कर लिया, तो भारत ने क्या किया? भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मामला भेजा और उस विवादित हिस्से में शांति सुरक्षा के लिए एक सेना संयुक्त राष्ट्र संघ ने भेजी थी जिसने युद्ध विराम को लागू किया था। तो सबसे पहला शांति सेना का उपयोग हम कश्मीर के क्षेत्र मामले में देखते हैं, जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर का मुद्दा 1948 में भेजा। दूसरी घटना 1950 की। 1950 में उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण किया। ये वो काल है जो शीत युद्ध का है और पूरी दुनिया बाइपोलर हो चुकी थी, दो ध्रुवीय हो चुकी थी। कोरिया वैसे तो एक ही राष्ट्र था, पर उत्तरी और दक्षिणी कोरिया में विचारों का विरोधाभास था। उत्तरी कोरिया सोवियत संघ के खेमे का देश था, दक्षिणी कोरिया अमेरिकी खेमे का देश था और सोवियत संघ का अटूट विश्वास था कि कम्युनिस्ट विचारधारा का विश्व में जितना प्रसार हो उतना अच्छा है। उसी के उद्देश्य से उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर हमला किया था। युद्ध बहुत बढ़ गया तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वहाँ 16 देशों की मिलीजुली सेना को निगरानी के लिए भेजा। कितने देशों की? 16 देशों की। तीसरी घटना 56 में सुएज नहर। मैंने बताया सुएज नहर की महत्ता आपको। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सुएज नहर बहुत महत्वपूर्ण है और उसके संचालन, उसके स्वामित्व को लेकर बहुत तनाव हुआ। 1956 में मिस्र ने सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, यानी अपनी नहर घोषित कर दिया, क्योंकि उसके क्षेत्र में थी। और राष्ट्रीयकरण करने से ये जो सुएज नहर है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, ये मिस्र की नहर हो गई। और परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि
मिस्र ने विदेशी जहाज़ों के आने जाने पर वहाँ से प्रतिबंध लगा दिया। अब वो नहर जो है वो करीब कई हजार किलोमीटर की समुद्री यात्रा को कम कर देती है। आप देख सकते हैं इस नक्शे में कि यदि स्वेज नहर बंद हो तो कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी पश्चिमी यूरोप जाने के लिए इस क्षेत्र से। ऐसे ही अमेरिका आदि को भी कितनी लंबी यात्रा करनी पड़ेगी वहाँ के जहाज़ों को। तो इसका मिस्र ने राष्ट्रीयकरण करके उस मार्ग को अपने आधिपत्य में ले लिया, जिसका बड़ा विरोध हुआ। और इसके विरोध में फ्रांस, ब्रिटेन, इजराइल ने एक तरीके से सम्मिलित होकर आक्रमण कर दिया, जिसे हम कहते हैं स्वेज कैनाल क्राइसिस 1956। जब ये तीन देशों ने मिलकर आक्रमण किया, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन भी था, तो संयुक्त राष्ट्र संघ बड़ा सक्रिय हुआ। मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में जैसे उठाया गया, संयुक्त राष्ट्र संघ की फौज ने आक्रमणकारियों को एक तरीके से चेतावनी दी और फिर ये मामला वहीं शांत किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रियता के कारण ये जो हमले हुए थे इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस के द्वारा, ये हमले रोक दिए गए और युद्ध समाप्त हुआ। चौथी घटना कांगो की, उसका जिक्र भी मैं पूर्व में कर चुका हूँ, जो अफ्रीका का एक देश है। कांगो में गृह युद्ध हुआ। गृह युद्ध का क्या तात्पर्य, क्या मायने हैं? गृह युद्ध मतलब अंग्रेजी में सिविल वॉर, और सिविल वॉर मतलब जहां देश की जनता स्वयं ही आपस में भिड़ चले, देश की जनता दो टुकड़ों में बढ़ जाए, दोनों के पास हथियार आ जाएं और उनकी फौज भी एक तरीके से बट जाए और उन दोनों के बीच में देश के अंदर ही लड़ाई होने लगे, उसे कहते हैं गृह युद्ध। गृह युद्ध, घर के अंदर युद्ध। बेल्जियम ने कांगो के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए अपनी सेना भेजी थी, बेल्जियम ने भेजी, और फिर कांगो की अपील पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने सेना भेजी थी, उसमें भारतीय फौज थी। उसके बाद 1974 की घटना, गोलन हाइट्स, इजराइल। ये सब बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, इसलिए संक्षिप्त में कुछ नामों के माध्यम से ये कोशिश है कि आप इस काल में हुई कुछ घटनाओं को अपने मानस पटल पे बैठाएं। तो अगली घटना 1974 की, गोलन हाइट्स, ये एक जगह का नाम है। इजराइल और पैलेस्टीन को लेकर ये यहाँ पर इस जगह पे झगड़ा हुआ था और ये युद्ध की भीषणता से दुनिया थरथरा गई थी, क्योंकि इसमें अमेरिका भी एक तरीके से कूद पड़ा था इजराइल के पक्ष में। संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना यहाँ भी भेजी और इस प्रकार यहाँ शांति बनाई 1974। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति सेना के इतिहास में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा शांति सेना को भेजे जाने के इतिहास में या संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति के प्रयासों के इतिहास में अगली कड़ी में 1978 है। 1978 में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र सेना भेजी गई। लेबनान की स्थिति देखें, ये क्षेत्र भी बड़ा विवादित क्षेत्र रहा है। मिडिल ईस्ट, मध्य पूर्व एशिया, ये बहुत विवादों में रहा है और जब तब यहाँ पर किसी न किसी कारण से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का घटनाक्रम युद्ध में परिणत हो जाता है, तो वहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ की सेना 1978 में भेजी गई। अगली घटना सातवीं 1991 में कुवैत पर इराक ने आक्रमण किया और वो था आक्रमण मात्र केवल कुवैत को इसलिए कब्जा करने के क्योंकि इराक वहाँ के पेट्रोल टैंक्स पर अपना कब्जा चाहता था और उसे भय था कि कुवैत जो है वो शायद अमेरिकी खेमे का देश है और अमेरिका के पक्ष में है। ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चल रही थी। ये वही काल है जब अमेरिका की वर्चस्वता बन गई थी। ये घटना 1991 की है, जब सोवियत संघ विघटित हो चुका था और विश्व जो है वो एक ध्रुवीय विश्व बन चुका था। ऐसे काल में अमेरिका के बढ़ते वर्चस्व को रोकने के लिए इराक ने कुवैत पर हमला किया और कब्जा किया,
तो वहाँ पर भी शांति बहाली के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी सेना भेजी। उसी प्रकार अंगोला साल्वाडोर की घटनाएं भी उसी वर्ष हुई। अगली घटना 8वीं, जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने कोरिया, बोस्निया और मैसेडोनिया में अपनी सेना भेजी। ये देखिए सब दे आर हॉट स्पॉट्स ऑफ यूरोप और रादर हॉट स्पॉट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये कुछ ऐसे देश हैं जहां पर जब तब युद्ध की चिंगारी भड़क उठती है और उसके पीछे बड़ा लंबा इतिहास है। तो इन देशों की गतिविधियों पर सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ का पैनी नज़र रखता है, सुरक्षा परिषद पैनी नज़र रखता है, और हर वर्ष जब महासभा की बैठक होती है उस बैठक में भी इन देशों के मुद्दे जब तब आते हैं, क्योंकि भय बना रहता है कि ये छोटे छोटे देश कहीं किसी बड़े युद्ध का कारण ना बन जाएं। तो 1992 में बोस्निया, हर्जेगोविना, मैसेडोनिया, देखिए कितने छोटे छोटे देश हैं यहाँ भी, लेकिन छोटे तो हैं पर एक बड़ी चिंगारी का काम कर सकते हैं, इसलिए शांति सेना भेजना आवश्यक हो गया था। 1993 में सोमालिया, साइप्रस आदि क्षेत्र में, 1994 में दक्षिण अफ्रीका, और अंतिम जो है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है, वो है अफगानिस्तान, जो आज एक विश्व का सबसे ज़्यादा विवादित क्षेत्र बन चुका है। सोवियत संघ का वहाँ कब्जा रहा, सोवियत संघ चला गया तो अमेरिका का कब्जा आ गया। अमेरिका वहाँ 20 वर्ष तक एक तरीके से अपना शासन तो नहीं पर अपने कंट्रोल में उसने उस क्षेत्र को रखा, और फिर अचानक इस वर्ष अमेरिका भी अफगानिस्तान से एक तरीके से उल्टे पैर चला गया, और वहाँ जो सत्ता आई है वह तालिबानी सत्ता है, और तालिबान विश्व के एक बहुत ही खतरनाक आतंकवादी संगठन के रूप में जाना जाता है। तो आज जो अफगानिस्तान है वो एक बहुत विवादित क्षेत्र गत 30-40 वर्षों से रहा है, बल्कि सच्चाई तो ये है कि अफगानिस्तान प्रारंभ से, अपनी स्थापना के प्रारंभ से ही बड़ा विवादित रहा है, और इसके विवाद के परिणाम ये हुआ है कि यदि हम कहें कि दुनिया का सबसे कम विकसित देश जो विकास तय का रास्ता तय करने के बाद वापस धरातल पे आ गया, वो तो उसमें अफगानिस्तान का नाम जरूर आएगा। एक दौर ऐसा था जब अफगानिस्तान विश्व के बहुत महत्वपूर्ण टूरिस्ट स्थलों में था। एक दौर ऐसा था जब अफगानिस्तान बहुत आधुनिक देश बन चुका था, लेकिन वहाँ की जो पुरानी संस्कृति है, कबायली संस्कृति, कबीलाई संस्कृति, वो इतनी हावी हो चुकी है कि समय रहते इन नो टाइम वो संस्कृति वापस हावी हो जाती है। और अभी जो वर्तमान में जो वहाँ सत्ता है, जिसे विश्व के किसी भी देश ने संभवतः अभी उसे मान्य नहीं किया है, वो एक चिंता का विषय बनी हुई है। पर संयुक्त राष्ट्र संघ की नज़र वहाँ भी बड़ी पैनी है। तो इस प्रकार हमने देखा कि संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व शांति में सुरक्षा परिषद की मदद से कैसे संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग फोर्स, संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के जरिए शांति बनाए रखने में मदद करती है, चाहे बुद्ध विराम के लिए, चाहे सीमाओं पर नज़र रखने के लिए, चाहे गृह युद्ध को रोकने के लिए, और अन्य कुछ ऐसे मुद्दों के लिए जहां जो अशांति की संभावना पैदा करते हैं।